हे हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंस लॉ के आज हम टेस्ट 2 सीएमए फाइनल पेपर 13 का डिस्कशन करने वाले हैं। टेस्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है और टेस्ट 1 का हमने डिस्कशन भी कर लिया है। सो आज हम टेस्ट 2 का डिस्कशन करते हैं क्विकली, वन बाय वन जो भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं और उसके आंसर हम आज सॉल्व करते हैं। चलो गाइज, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है पहला क्वेश्चन नंबर 1। पावर ऑफ अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर कैन बी एक्सरसाइज बाय द। देखो, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर और कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। वो पावर किसका होता है पता है आपको? ये जो एडिशनल डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर और अल्टरनेटिव डायरेक्टर कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, तो ये पावर एक्सक्लूसिवली फॉर बोर्ड ऑफ मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, okay, company has a 9 director. On 1/1/2016 the office of director, 2 director have fallen vacant on 2/1/2016. The quorum required for conducting a meeting of company. अगर आप सेक्शन 174 देखोगे कंपनीज एक्ट 2013 का, वहाँ पर कोरम के प्रोविजन दिए हैं। तो कोरम के प्रोविजन में वहाँ पर दिया गया है कि मिनिमम डायरेक्टर, मिनिमम मतलब कितना, एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर पर्सनली प्रेजेंट इन द मीटिंग, और कितना 2 डायरेक्टर शॉल बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। उनमें से कितना चाहिए नंबर, विच एवर इज हाइयर। 1/3 अगर हाइयर है 2 से तो 1/3 ले लो, अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको 2 डायरेक्टर कंसिडर करना है उस मीटिंग के लिए, कोरम के लिए। सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 9 डायरेक्टर। आप कैलकुलेटर पर ले सकते हो। 9 - 7 - 2 7 हो रहे, और 7 का 1/3 करोगे तो 2.33 आ रहा है। वो फ्रैक्शन जो है, वो फ्रैक्शन इग्नोर करना है। और आपके यहाँ पर मीटिंग के लिए डायरेक्टर कितने कंसिडर किए जाएंगे, 3 डायरेक्टर कंसिडर किए जाएंगे, विच मीन्स 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। 9 होते तो 3 आता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। देन पावर टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वेस्ट विथ, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है, अरे यार सेबी करता है स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करने का काम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सप्लाइंग वाटर फॉर इरिगेशन टू द एग्रीकल्चरिस्ट आफ्टर लेइंग चार्जेस फॉर वाटर सप्लाई कैन बी कंसिडर्ड एज फर्म, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट सेक्टर और इंटरप्राइजेस। अगर आप कंपटीशन कमीशन एक्ट देखोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि कंपटीशन कमीशन एक्ट में जो भी इंटरप्राइजेस होते हैं, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस होते हैं, अगर वो प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पीट करते हैं और बिजनेस करते हैं तो उस सिचुएशन में उसको इंटरप्राइजेस कहा जाता है। आपने एक बार डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना है इंटरप्राइजेस की, कंपटीशन कमीशन एक्ट में वो डेफिनेशन गिवन है। तो आपका आंसर रहेगा बी। मैं सेव करता हूँ, आगे चलता हूँ फटाफट। नेक्स्ट, appeals producer of Simla have formed an association to control the production of appeals. The apple producer of Simla have formed an association of control the production of apples. This association is called as, इसको कहा जाता है पूल, एक पूल बनाना नहीं। मर्जर कहा जाता है क्या, नहीं। कॉम्बिनेशन कहा जाता है क्या, नहीं। कार्टल कहा जाता है। कार्टल क्यों कहा जाता है, क्योंकि 2 और मोर डिस्ट्रीब्यूटर, 2 और मोर सप्लायर एक जगह पर आते हैं और किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं, उसके प्राइस को कंट्रोल करते हैं और उसका मार्केट में सप्लाई ब्रेक करते हैं, तो उसको बोला जाता है कार्टल। तो ये एप्पल्स का उन्होंने क्या कर दिया है, एप्पल प्रोड्यूसर ऑफ शिमला फॉर्म एसोसिएशन टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, यानी कि उसका प्रोडक्शन किसका, एप्पल का कंट्रोल कर रहे। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, यानी कार्टल बन गया है। आपने कंपटीशन कमीशन एक्ट को अगेन कार्टल की डेफिनेशन को भी रेफर करना है। एवरी बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट इन इंडिया शॉल प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग ईयर, मंथ और नन ऑफ द अबव। जो भी बैंकिंग कंपनी होती है वो प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन लास्ट वर्किंग डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यहाँ पर वो प्रिपेयर करके सबमिट करती है सेबी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन आया आपके 7 नंबर का, a memorandum containing such silent feature of a prospectus as may be specified by Securities and Exchange Board by making regulation in this behalf is known as रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। नहीं, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में डिटेल मिसिंग होती है। एवरेज प्रॉस्पेक्टस देखते हैं क्या होता है, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए इशू किया जाता है, और डीम प्रॉस्पेक्टस में तो कोई सवाल ही नहीं। एडवर्टाइजिंग वगैरह आप न्यूज़पेपर में देते हो कि पब्लिक इशू करना और नोटिस वगैरह देते हो तो वो डीम प्रॉस्पेक्टस कंसीडर किया जाता है। मगर यहाँ पर जो एवरेज प्रॉस्पेक्टस होता है ना, इसको हम कंसीडर करते हैं क्या, अ मेमोरेंडम कंटेन सच साइलेंट फीचर्स। उसमें सारी डिटेल्स यहाँ पर कंपनी के बिजनेस की, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस की इसमें सारी होती है, और प्राइस वगैरह होती है, शेयर्स कितने क्वांटिटी वगैरह होती है, तो इसको बोलते हैं हम एवरेज प्रॉस्पेक्टस। इसको लॉक करता हूँ, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये द चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी शॉल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ द डेट ऑन विच ही इंटर अपॉन हिज ऑफिस एंड शुड बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। देखो, चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो भी चेयरमैन को हम अपॉइंट करते हैं उसका टेन्यूर जो होता है वो 5 ईयर्स का होता है, और अगर उसको रीअपॉइंटमेंट करना है तो उसका अगेन उसको टेन्यूर 5 ईयर्स तक दिया जाता है। तो आपका आंसर सी रहेगा, ये आपने ध्यान में रखना है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ बेल्ट ऑफ द internal and external corporate governance. Corporate governance is a built of the internal and external corporate governance techniques, mechanism, system और methods। जो कॉर्पोरेट गवर्नर के रूल्स और उसके जो गाइडलाइंस होते हैं वो मैकेनिज्म प्रिपेयर करते हैं, तो आपका आंसर रहेगा मैकेनिज्म। चलो नेक्स्ट, Which of the following is advantage of the family business over non-family business? Staff requirement, then raising fund for growth, then ownership versus management, deep industry इंसेंट। तो आपका जो बेनिफिट रहने वाला है फैमिली बिजनेस का, तो डीप इंडस्ट्री इंसेंट ये रहने वाला है, तो आपका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ABC Private Limited is a company in which there are 8 shareholders can be a member holding less than 1/10 of share capital of the company. Apply to tribunal for relief against operation mismanagement. Give your answer according to the provision of Companies Act 2013. देखो सेक्शन 244, अगर आप 244 रेफर करोगे तो वहाँ पर आप पिटिशन फाइल कर सकते हो कंपनी के ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के अगेंस्ट। तो प्रोविजन ये है कि आपके 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर, मिनिमम 10% ऑफ शेयर होल्डर पिटिशन फाइल कर सकते हैं, और 1/10% ऑफ शेयर होल्डर वो पिटिशन फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके कितने, लेस देन 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल जो भी शेयर कंपनी के हैं उन्होंने अप्लाई किया है। तो इस सिचुएशन में स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं, इट इज अ रिलेटेड विद सेक्शन 244 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सही बोला है इसने। देन इन द गिवन केस अ सिंगल मेंबर कैन प्रेजेंट अ पिटिशन टू द ट्रिब्यूनल रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट ही होल्ड लेस देन 1/10 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल। बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंगल मेंबर को हम कंसीडर ही नहीं करते जब उसने लेस देन 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर कंपनी के हेल्ड किए। तो इस सिचुएशन में दोनों ही आपके जो ऑप्शन रहेंगे वो ट्रू रहेंगे। इसको लॉक करता हूँ, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, देखो, शेयर होल्डर of Hide and Seek Limited are not satisfied about performance of the company. It is suspected that some activities being run in the name of company, suspected कुछ activity run हो रही है कंपनी के नाम से, are not in the interest of the company or its members. 101 out of total 500 shareholder of the company have made an application to the central government to appoint an inspector to carry out investigation and find out the true picture with reference to the provision of the Companies Act 2013. Mention whether the shareholder
एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। चलो फटाफट में इसके प्रोविजन डिस्कस कर लेता हूँ आपको 2 मिनट में। अगर हम बात करें सेक्शन 210 सेक्शन 210 की, तो ये सेक्शन जो है इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स, इसके लिए दिया गया है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन करने का। पावर कब यूज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट? अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजन, इन द केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी सही में कुछ गलतियां कर रही है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में उसको क्या किया जाता है, उसको इन्वेस्टिगेशन के और इंस्पेक्शन के ऑर्डर दिए जाते हैं। दूसरा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल मीटिंग का, जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर एप्लीकेशन फाइल करते हैं उस सिचुएशन में। एंड थर्ड वन केस, आपका जो भी इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर है और रजिस्टर ऑफ कंपनी है, दोनों में से किसी ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया है कि भाई आप क्या करो, कंपनी में कुछ ना कुछ तो अफेयर्स जो है इलीगल हो रहे, तो आप क्या करो, कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करो। तो इस तीनों केस में क्या कर सकती है, जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है। बट स्टिल इस केस में कितने मेंबर ने ये क्या एप्लीकेशन दिया है, 101, ये स्पेशल रेजोल्यूशन है क्या? नहीं। दूसरा, ये केस पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है क्या? नहीं। और तीसरा, कोई इंस्पेक्टर, जो भी इंस्पेक्टर और ऑफिसर बोल रहा है कि ये आप आकर यहाँ पर क्या करो, इन्वेस्टिगेशन करो, ये तीनों ही प्रोविजन यहाँ पर नहीं लगते 2010 के। बट ये जो स्टेटमेंट दिया है 1-2 वो देखते हैं और उसके बेस पर आंसर करते हैं। दे शेयर होल्डर एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज पर सेक्शन 2010 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन द इंटीमेशन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी that the affairs of the company out to be investigation and then may appointed as a inspector। बिल्कुल सही है। अगर कंपनी के पास एप्लीकेशन जाता है 110 मेंबर का, 101 मेंबर का, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट इग्नोर करेंगी। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल रेजोल्यूशन पास होके नहीं जाता, तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्पेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकती। एंड देन सेकंड वाला केस जो बोल रहा है हियर 101 आउट ऑफ टोटल 500 शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हैव मेड एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट एन इंस्पेक्टर टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन बट इज नॉट सफिशिएंट एज द कंपनी हैज नॉट पास द स्पेशल रेजोल्यूशन। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। आप अभी ये लेक्चर जैसे ही खत्म होता है सेक्शन 2010 के प्रोविजन रेफर करना, आपको सारा डिस्कशन जो किया है वो समझ में आएगा और आपको आंसर भी क्यों मैंने ट्रू किया है वो भी समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है फटाफट। बीबी लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंड हैज सर्व विथ नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर referring of the provision of Companies Act 2013 advise on the following: what is the tenure of small shareholder director and whether he can be reappointment as such after expiry of his tenure। देखो अगर आप सेक्शन 151 पढ़ोगे तो वहाँ पर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के प्रोविजन दिए 151। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को कौन अपॉइंट कर सकता है सर? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को एवरी लिस्टेड कंपनी अपॉइंट कर सकती है। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मतलब कौन सर? जो नॉमिनल वैल्यू के 20,000 रुपीज़ के शेयर होल्ड करता है, नॉट मोर देन, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 20,000 तक वो शेयर होल्ड करता है, तो उस सिचुएशन में वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के लिए एप्लीकेशन करता है। और जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, उसका टेन्यूअर एक कॉन्जिक्यूटिव पीरियड के लिए उसका 3 इयर्स का टेन्यूअर्स होता है। और अगर वो डायरेक्टर रीअपॉइंटमेंट होना चाहता है तो उसको 3 इयर्स का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि द टेन्यूअर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शॉल नॉट एक्सीड अ पीरियड ऑफ 6 years and on the expiry of tenure such director shall be eligible for reappointment। and then यहाँ पर 6+3 3 years का होना चाहिए था, इन्होंने 6 year दिया है। 3 years का एक टेन्यूअर होता है और 6 year का उनका जो अपॉइंटमेंट होता है, रीअपॉइंटमेंट अगर आप कर रहे हैं तो 3+3 6 year कंजिक्यूटिव ईयर्स तक वो क्या हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है कंपनी का। तो ये आपका आंसर जो रहेगा ये रहेगा, ये जो नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड ऑन एक्सपायरी ऑफ टेन्यूअर डायरेक्टर शॉल नॉट एलिजिबल
यहाँ पर सी ऑप्शन रहेगा, मैं इसको लॉक कर देता हूँ और आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। रॉबर्टसन लिमिटेड is a company registered in Thailand. Although it has no place of business established in India, yet it is doing online business through trademarking in India. Whether it will be treated as foreign company under the Companies Act 2013. Explain कि वो कंपनी जो है वो फॉरेन कंपनी है क्या एज पर कंपनीज एक्ट 2013। Robertson will be treated as foreign company. Okay, Robertson will not be treated as foreign company. Robertson Limited treated as as resident foreign company. Then Robertson Limited will be treated as non-resident foreign company. ये resident वगैरह तो कुछ टर्म ही यूज नहीं किया जाता है, सीधा आपका आंसर रहने वाला है will be treated as foreign company। इसको लॉक कर दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। चलो क्वेश्चन 2B का आ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये देखिए। वेरियस कंप्लेंट हैव बीन मेड अगेंस्ट द एक्टिविटीज ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग कंपनी इफेक्ट दैट इफ अनचेक द शेयर होल्डर डिपॉजिटर एंड अदर्स विल सफर हेवीली एंड कंप्लेंट रिक्वेस्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Discuss whether Reserve Bank has any power to inspect the records of cooperative bank and ascertain the truth or otherwise in the complaint and to appoint a director in the cooperative bank under the Banking Regulation Act 1949. In this case, state whether the following statement are true or false. देखो, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें कुछ ना कुछ तो इलीगल एक्टिविटी चल रही थी, उसके वजह से शेयर होल्डर और डिपॉजिटरी जो भी उन्होंने क्या किया, रिजर्व बैंक के पास एक रिक्वेस्ट किया कि यार जो भी एक्टिविटी चल रही है कंपनी में एक बार चेक करो। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस केस में रिजर्व बैंक के पास क्या पावर है कि कोई इंस्पेक्टर को अपॉइंट करके वो कंपनी में जो भी अफेयर्स हो रहे हैं, जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है वो बैंक में कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसको चेक कर सके। आप अगर है तो सेक्शन जो एक्ट है रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंगली आप डिस्कस करो। देखो, पावर नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1, पावर ऑफ आरबीआई टू अपॉइंट डायरेक्टर, सेक्शन 36AB ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। Reserve Bank of India is empowered to appoint additional director of banking company with effect from the date to be specified in the order in the interest of bank or that of the depositor। जो भी बैंक है और डिपॉजिटर है उनके इंटरेस्ट के बिहाफ पर वो अपॉइंट कर सकती है। सच एडिशनल डायरेक्टर शॉल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years और सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years एट एनी टाइम। दोनों ही ऑप्शन सही है। अगर कोई भी रिजर्व बैंक का एज पर सेक्शन 36AB के अकॉर्डिंगली किसी भी एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है तो उसका टेन्यूअर जो होता है वो 3 years तक का ही होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये जो भी स्टेटमेंट है वो ट्रू है, आपको सेव करता हूँ, मैं आगे लेके जाता हूँ। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्टेपिंग स्टोन पब्लिकेशन लिमिटेड at a meeting held on 15/1/2014 resolved to borrow a sum of rupees 15 crore from a nationalized bank. Subsequently, the said amount was received by the company. On the director who opposed the said borrowing as not in the interest of the company has raised an issue that the said borrowing is outside the power of board of director. The company may seek you advice and the following data is given for your information. कंपनी को आपने क्या करना है, एडवाइस देना है एज पर दिस गिवन डेटा। कंपनी ने क्या कर दिया, एक लोन लिया है एज पर, आप अगर इन्वेस्टमेंट और लोन की बात करोगे तो वहाँ पर सेक्शन 86 है, 186 है, वो आप एक बार रेफर कर लेना, आप नोट डाउन करना। तो उसमें कुछ
कंडीशन है, जब भी आप बोरिंग करते हो तो उस सिचुएशन में कंडीशन है आपको दो, आप विद इन लिमिट बोरिंग करते हो तो उस सिचुएशन में आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बोर्ड रेजोल्यूशन सफिशिएंट है, मगर आउट ऑफ द लिमिट आप जाकर बोरिंग करते हो तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर किसका परमिशन लेना पड़ता है, स्पेशल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। देखो शेयर कैपिटल दिया है 5 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है 5 करोड़, सिक्योरिटीज ₹15 करोड़ और अनसिक्योर्ड लोन दिया है 5 करोड़। इन दिस रिगार्ड स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। दोनों भी स्टेटमेंट पर आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 181A(c) of the Companies Act 2013, there are restrictions to borrowing power to be exercised by the board of director। बिल्कुल सही है, जो भी बोरिंग की पावर है, जो भी बोरिंग की पावर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में उनको कुछ रिस्ट्रिक्शन है एज पर सेक्शन 80। देन द मैनेजमेंट स्टॉपिंग ऑफ स्टोन पब्लिकेशन एंड शुड टेक स्टेप कन्विंस द जनरल मीटिंग, बिल्कुल सही है, एंड पास स्पेशल रेजोल्यूशन by the member in meeting as stated in section 181(c) of the Companies Act 2013, then borrowing will be valid and binding on the company and its members। बिल्कुल सही है, जो भी आप बोरिंग करते हो अगर डायरेक्टर बोरिंग करेंगे तो वो बाइंडिंग ऑफ मेंबर पर नहीं रहेंगी, वो लीगल एक्टिविटीज़ हो जाएंगी डायरेक्टर के थ्रू। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर प्रोविजन बोलते हैं कि जब भी आप ऐसी ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन का परमिशन लेना होगा। मैं सेव करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, चलो फटाफट। आई होप हमारे अभी तक अच्छे क्वेश्चन हो गए यहाँ पर सॉल्व करना। चलो देखते हैं। मनु लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेट बाय फर्निशिंग फेल्स information as per Companies Act 2013, state the power of tribunal in this regard। एक मनु लिमिटेड जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हो रही थी, कुछ फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, उसने इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट प्रोवाइड की थी, उस सिचुएशन में ट्रिब्यूनल को क्या पावर है ये आपको डिस्कस करना है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 77 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इनकॉर्पोरेट बाय फर्निशिंग ऑफ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन विदाउट प्रेजुडिस to the provision of subsection 6 where a company has got incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact or information in any document or declaration filed or made for incorporating such company or by any fraudulent actions, the tribunal may on an application made to it on being satisfied that the situation so warrants। अगर इस किसी भी केस में अभी जो हमने एक्टिविटीज़ देखा है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन इन सस्पेंसिंग एनी मटेरियल फैक्ट, आपने इंफॉर्मेशन इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन फील्ड, ये सारी एक्टिविटीज़ आपने कही तो उस सिचुएशन में ट्रिब्यूनल के पास पावर है एज पर सेक्शन 77। तो यहाँ पर क्या कर सकता है ट्रिब्यूनल, देखें, पास सच ऑर्डर एज थिक फिट फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंज इफ एनी इन इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल इन public interest or in the interest of the company and its member and creditors। then B है direct that liability of the member shall be unlimited, बिल्कुल सही है, मेंबर की liability इस सिचुएशन में अनलिमिटेड होती है। then direct removal of the name of the company from the register of company, क्योंकि उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट किया है, उस सिचुएशन में पावर भी है उसका रिमूवल नाम करने का। then pass such other order as it may deem fit। ये सारे इसके क्या है, राइट है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑल ऑफ दी अबो रहेगा, डी को आपने सेव करना है। सेक्शन 77 बहुत बेसिक यानी कि बहुत डीप इन डिटेल क्वेश्चन पूछा है हमने ये, इस सिचुएशन में आपको प्रिपेयर अच्छे तरीके से होना है। चलो डिविडेंड पर क्वेश्चन आया, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ Companies Act 2013 examine the validity of the following। The Board of Director ABC Limited proposed to declare dividend at the rate of 20%
of the equity shareholder despite the fact that the company has default in repayment of public deposit एक्सेप्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। देखो डिविडेंड के प्रोविजन बहुत अच्छे हैं। सेक्शन 123 आप जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड इशू करते हैं, डिविडेंड का डिक्लेरेशन करते हैं, तो उस सिचुएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 3-4 सिचुएशन में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। फर्स्ट केस ये है कि कंपनी फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न 92 में फेल करती है, उसके साथ साथ कंपनी कंटिन्यूस जो भी है डिफॉल्ट करती है डिविडेंड यानी कि पेमेंट ऑफ डिपॉजिट का, डिबेंचर्स का और एनी फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट जो है एज पर सेक्शन 137 आप किसी भी अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट फाइल नहीं करते हो तो उस सिचुएशन में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। तो देखते हैं क्या बोलता है प्रोविजन। स्टेटमेंट 1 सेक्शन 123(6) of Companies Act 2013 specifically provided that a company which failed to comply with the provision of section 73 prohibition of acceptance of deposit from public and section 73 बिल्कुल सही है repayment of deposit except before the commencement of this act shall not no long such failure continuous declare any dividend on its equity shares। Then statement 2 in the given instant the board of director of ABC Limited proposed to declare dividend at rate 20% to the equity shareholder in spite of the fact that the company has default in repayment बिल्कुल सही of the company deposit except before the commencement of the Companies Act 2013। So according to the provision declaration dividend by ABC Limited is not valid। जो भी ये स्टेटमेंट है बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि कंपनी ने क्या किया है, जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है पहले तो डिफ़ॉल्ट किया है। अगर आप सेक्शन 123 के प्रोविजन पढ़ते हो तो उसमें कंपनी जब भी डिफ़ॉल्ट करती है तो उस सिचुएशन में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है जब तक वो डिफ़ॉल्ट को क्लियर नहीं करेंगी तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, देखो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैव फाइल्ड अ कंप्लेंट विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट देयर स्टैट्यूटरी ऑडिटर for their failing to attend the annual general meeting of the shareholder in which audited account were considered comment। जो भी आपका ऑडिटर है उसने स्टैट्यूटरी ऑडिट ने एज पर सेक्शन 46 वो मीटिंग अटेंड कर सकता है, एज पर 145 वो मीटिंग की नोटिस रिसीव कर सकता है। इस सिचुएशन में आपका जो भी ऑडिटर है वो ऑडिटर ने क्या किया है, मीटिंग अटेंड नहीं की है। तो देखते हैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 क्या करता है और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एज पर सेक्शन 146 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इट इज राइट ऑफ द ऑडिटर टू रिसीव नोटिस एंड other communications relating to any general meeting and to be heard at such meeting relating to the matter of his concern, however it is duly of the auditor attend the same or through his authorized representative unless otherwise exempt। बिल्कुल सही है, यानी कि वो खुद अटेंड कर सकता है या वो खुद उसके रिप्रेजेंटेटिव को मीटिंग में भेज सकता है। देन in the instant case the board of director of company have filed a complaint with the Institute of Chartered Accountant of India against their statutory auditor for their failing to attend the annual general meeting of the shareholders in which audited account were considered। भाइयों ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना ये इनकरेक्ट है कि वो कंप्लेन नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेसिफिकली लॉ में प्रोविजन है। सो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट है एंड सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, Robertson Limited is a company registered in Thailand, although it has no place of business establishment in India, yet it is doing online business through trademarking in India, whether it will be treated as a foreign company under Companies Act 2013। देखो बिल्कुल फॉरेन कंपनी ट्रीट की जाती है क्योंकि उसका नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, कोई बात ही नहीं है। तो रॉबर्ट जो भी है
यहाँ पर बीइंग इन्वॉल्व बिजनेस एक्टिविटी थ्रू ट्रेड मार्किंग रॉबर्टसन लिमिटेड विल बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन कंपनी। बाकी ऑप्शन देखो कैसे है, डिपेंड ऑन टर्नओवर ऑफ द बिजनेस, डिपेंड ऑन ट्रेड ऑफ द बिजनेस, कुछ भी मैटर मायने नहीं करता है, सीधा आपका आंसर रहने वाला है ए, और यहाँ पर मैं करता हूँ इसको सेव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया regulated companies amendment ordinance 2019 on January 12 2019 given containing of the to the companies amendment ordinance 2018 and amendment the Companies Act 2013, it's moved toward dematerialization discrimination of offense ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि उसमें उन्होंने क्या कर दिया है, जो भी यहाँ पर इंडियन, ये ऑप्शन जो रहने वाला है ये ट्रू रहने वाला है। मैं इसका इन डिटेल में आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। ऐसे डिटेल में क्वेश्चन पूछेंगे ना तो वाट लग जाएंगे स्टूडेंट को। देन issue of equity shares, issue of sweat equity is covered under section 13। भाइयों और बहनों ये सेक्शन 54 है, सेक्शन 34 नहीं है। देन ये भी यहाँ पर ध्यान देना, कंपनी टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एज पर कंपनीज एक्ट 2000। यानी कि कंपनी कमेंसमेंट होने के बाद विद इन 1 ईयर्स में क्या कर सकती है, स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकती है। जो ऑप्शन आपका रहने वाला है, ऑप्शन रहने वाला है सी। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड वाला स्टेटमेंट ट्रू है। इसको मैं लॉक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। देखो यहाँ पर जो सेक्शन 260 दिया है, 259 दिया है और 256 दिया है। तो अभी अगर हम बात करें इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट आने के बाद आपका एक ही सेक्शन एक्टिव है, ये है 259। बाकी जो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन है 256, उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 259 एंड पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 260 है। तो ये जो सेक्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन 256 अभी वैलिड है। ये दोनों ही सेक्शन यहाँ पर गए, फिर भी उन्होंने दे दिया है, सो हमें इसका आंसर करना ही पड़ेगा। सो आपका आंसर रहने वाला है यहाँ पर सी, और यहाँ पर से होता हूँ। गाइज यहाँ पर हमारा टेस्ट 2 डिस्कशन हो चुका है। मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आपको डिस्कस करूँगा। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कोई भी डाउट रहे तो मुझे टेक्स्ट कमेंट में करना, और मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी बोलूँगा, स्टडी करते रहो और अपनी ड्रीम पर फोकस करो। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।